करंट वाले चैप्टर में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट पोर्शन इसमें बचा हुआ है और वो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और इसमें हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं जैसे कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये तो हो गया करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। फिर इसमें आएगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। एंड लास्ट में फिर आएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम कई सारे मेजरमेंट्स कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का भी कर सकते हैं, वोल्टेज का भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट विथ गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर की क्या खास बात है। गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है ये हम लोग पढ़ेंगे इन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से। तो गैल्वेनोमीटर का बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आएगा। मतलब इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आएगा कि कैसे काम करता है। फिलहाल हमको ये बात जो ध्यान रखनी है गैल्वेनोमीटर को लेके, गैल्वेनोमीटर देखा होगा तुम लोगों ने लैब वगैरह में, क्यों भाई? गैल्वेनोमीटर को पहचान कैसे सकते हो बाकी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो? हम्म, गैल्वेनोमीटर को नहीं। सबसे आसानी से ये पहचाना जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर की खास बात ये है कि उसमें जो जीरो वाला पॉइंट है ना वो एकदम मिडिल में होता है। यानी उसमें कोई भी जनरली पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं। ठीक है ना। और वो उसकी जो नीडल है वो दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है। ध्यान से देखो तो वो जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन दोनों तरफ पॉसिबल है, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। इसको हम कैसे भी अटैच कर सकते हैं अपने सर्किट में, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होता है। अब दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होता है, इसको हम और भी कई जगह यूज करते हैं, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है उसके लिए फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, क्योंकि यही एक इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तो हमें क्या क्या खास बातें हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो ये कि इट हैज नो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल जो होगा इस नीडल का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। यानी बेसिक प्रिंसिपल इसका फिलहाल जो हम लोगों को ध्यान रखना है, बेसिक प्रिंसिपल जो इसका ध्यान रखना है हमको, वो है थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अभी थीटा प्रोपोर्शनल टू आई आया कहाँ से, ये हम लोग अभी मैग्नेटिज्म में के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये, एक करंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं आई जी, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो जैसे मैंने जो डायग्राम लिया है उसके हिसाब से देखा जाए, अब उसमें लिखा तो नहीं है कि वो मिली एम्पियर है कि माइक्रो एम्पियर है, बट ऐसे देखें तो 30 वैल्यूज है। 30 मिली एम्पियर हो सकता है, 30 माइक्रो एम्पियर हो सकता है। इसका जो जनरली वैल्यू होगा वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का ही रेंज होगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि वो करंट जिसपे ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, वो उसका एक तरह से रेंज भी कहलाएगा, उससे ज्यादा उसका रेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर का कुछ खुद का रेजिस्टेंस होगा, कैपिटल जी से हम इसको डिनोट करेंगे, तो ये बनेगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। और अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मालूम है, तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट, मैक्सिमम कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस हो सकता है, तो वो मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू आएगी आई जी इंटू जी। ये है देखो, बस इतनी बातें हैं जो हमें गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड ध्यान रखनी है। ठीक है ना। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं है, डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, जिस करंट पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा उसको हम लोग बोल रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। रेजिस्टेंस अगर इसका जी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉर्मली अब वो डिपेंड करेगी 10 ओम से लेके 1000 ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेट से एक रफ एस्टिमेट है। तो अगर हम करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको
मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा जो इसके अक्रॉस पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर एंड एज एन एमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट एज वेल एज स्मॉल वोल्टेज। दोनों तरह से यूज हो सकता है, करंट मेजरमेंट के लिए भी और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो। अब है क्या कि गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन ये है कि गैल्वेनोमीटर से हम ज़्यादा करंट नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे इसका IG मिली एम्पियर का है, लेट्स से ये जो 30 लिखा हुआ है इट इज़ मिली एम्पियर, तो 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट इससे मेजर नहीं कर सकते। तो अगर हमको बड़े करंट्स मेजर करने हैं, एम्पियर में मेजर करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में और वोल्ट मीटर में। तो हमें ये देखना है कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर। तो देखते हैं पहले एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओगे कि हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हमें इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्या गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं कर सकता है। कर सकता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर सकता। करंट नहीं मेजर कर सकता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेंज हमको पता है, इसका रेंज है 0 से लेके IG, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं सपोज G ओम। और हमें इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक एमीटर में, ठीक है। और एमीटर में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें एमीटर थोड़ा हायर रेंज का चाहिए। तो लेट से एमीटर चाहिए हमको 0 से लेके I तक का, ठीक। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस लगाते हैं हम लोग, ये जरा ध्यान से समझना। देखो कन्वर्ट करने का प्रोसेस ये है कि हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अगर हम एक एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस लगा दें, भाई जैसे सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा I, और हम लोग चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट IG से ज़्यादा नहीं जाए। तो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट नहीं जाए को हम ऐसे ही बचा सकते हैं कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में कोई एक रेजिस्टेंस लगा दें, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दें अगर, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट हो जाएगा IG, और बचा हुआ करंट यानी कि I माइनस IG करंट जो है वो इस शंट रेजिस्टेंस से होके गुजर जाएगा। देखो है ऐसा। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल एक तरह से बची रहेगी। अगर गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट पास कर गया तो उसकी कॉइल बर्न हो सकती है, बर्न होने के बाद वो एक तरह से खराब हो गया। तो ये जो पूरा बन गया हम लोगों का पार्ट, इसी को हम लोग अगर एक बॉक्स में बंद कर दें तो इट बिकम्स एमीटर। इसी को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एमीटर। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर गैल्वेनोमीटर से तो करंट IG ही जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये एमीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया। भाई ये जो प्रोसेस हमने लगाया हुआ है, ये प्रोसेस लगाया है कि गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट पास ना हो, मतलब I में से IG गैल्वेनोमीटर से जाए, बचा हुआ I माइनस IG उसके पैरेलल से निकल जाए। बट ये एमीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया। बताएगा कोई, बताओ। सर उसके प्रोपोर्शनल करंट जाता है। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है समझना। जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर में ये था 0, ठीक है, और लेट अस अज्यूम, अपने समझने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर का जो रेंज था वो 10 मिली एम्पियर था, यानी इसका जो मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता था वो 10 मिली एम्पियर। और हमें इसको कन्वर्ट करना है लेट से 0 से 1 एम्पियर में। 1 एम्पियर का मतलब है 1000 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर का इसका रेंज था और हमें कन्वर्ट करना है 1000 मिली एम्पियर में। तो देखो पहले क्या था, पहले इसके यहाँ पे प्रिंटिंग रही होगी, यहाँ 10 मिली एम्पियर की प्रिंटिंग रही होगी, क्यों,
और बाकी सारा प्रोपोर्शन में रहा होगा। अब जब इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें से 10 जाए, तो बचा हुआ 990 इसमें से निकल जाए। बोलो, तो जब बचा हुआ 990 पैरेलल से निकल गया तो गैल्वेनोमीटर तो डैमेज होने से बच गया, लेकिन गैल्वेनोमीटर से तो अभी भी 10 ही करंट जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो कितना करंट दिखाएगी, तो वो 10 मिली एम्पियर दिखाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पैनल पे चेंज कर देते हैं, जहां 10 मिली एम्पियर लिखा है वहां हम लोग 1 एम्पियर कर देते हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब मान लो इसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा होगा, लेट्स से 0.5 एम्पियर, तो उसमें से क्या होगा कि 5 मिली एम्पियर इधर से जा रहा होगा और बचा हुआ 495 मिली एम्पियर वो शंट से निकल जाएगा। तो ये दिखाएगा कितना, ये दिखाएगा 5 मिली एम्पियर, लेकिन 5 मिली एम्पियर को तो हम पहले ही चेंज कर चुके हैं, वहां पे हमने क्या लिख दिया है 0.5 एम्पियर। तो सिर्फ और सिर्फ जो पैनल की प्रिंटिंग है, उस पैनल की प्रिंटिंग को चेंज करके हम इसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे गैल्वेनोमीटर से एमीटर में। बात समझ में आ गई? बताओ। और ये जो एमीटर बन गया है, इस एमीटर का अगर हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आएगा, इसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एस और जी, तो एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आइडियल एमीटर अगर कहेंगे तो आइडियल एमीटर तब बोलेंगे जब उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। अदरवाइज इस एमीटर में कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से इससे जो रीडिंग आएगी वो एकदम एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है ना। शंट का मतलब सिंपली है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं शंट रेजिस्टेंस। क्यों जोड़ रहे हैं, हम इसलिए जोड़ रहे हैं जिससे कि ज्यादा करंट इसमें से पास ना हो, बाकी करंट बाईपास हो जाए एक तरह से। तो एक तरह से बाईपास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बाकी करंट दूसरे रेजिस्टेंस से चली जाए। तो वो हमें पर्टिकुलर वैल्यू का लेना पड़ेगा, कितनी वैल्यू का लेना पड़ेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, तो क्या आई जी इंटू जी को हम लोग आई माइनस आई जी इंटू एस लिख सकते हैं। तो कौन से आई जी और आई पे कितना एस जोड़ना चाहिए वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये हो गया हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगी वही नीचे लिखी हुई है। देखो ध्यान से, बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक इसी तरह से इसको कर सकते हैं कन्वर्ट हम लोग वोल्ट मीटर में भी। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। अगेन हमारे पास प्रॉब्लम वही है फिर से कि जो गैल्वेनोमीटर है, वोल्टेज का मेजरमेंट तो गैल्वेनोमीटर भी कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जिस वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकता है उसका रेंज बहुत स्मॉल है। कितना रेंज है उसका, तो उसका रेंज है सिंपली आई जी इंटू जी, और हमें इसको कन्वर्ट करना है एक हायर रेंज में। ठीक है ना। तो हायर रेंज में अगर कन्वर्ट करना है इसको, तो लेट से हमें इसको ले जाना है, इसको लिख देते हैं वी मैक्स, हमें इसको ले जाना है 0 से लेके वी वोल्टेज में। ठीक है। अब ये बताओ कि एमीटर जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या एमीटर कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में, और वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में, बताओ। तो हमें वोल्ट मीटर को जब यूज करना है तो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाई करने वाले हैं जिनके बीच का जो वोल्टेज है वो गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज से ज्यादा है। ऐसे समझो, इस गैल्वेनोमीटर को हमें ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना है जिनके बीच का जो वोल्टेज V है वो उसके V मैक्सिमम से ज्यादा है, और हम लोग चाहते हैं कि इस V में से गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कम ही वोल्टेज अपीयर हो, तो बाकी वोल्टेज किसी और के अक्रॉस अपीयर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके पैरेलल के बजाय इसके सीरीज में हम लोग एक रेजिस्टेंस R ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, या ऐसे कह लो कि इस ब्रांच में जाने वाला जो करंट है वो उसके मैक्सिमम करंट के बराबर हो जाए, इससे ज्यादा करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं करे। और अगर हम ये पूरा का पूरा फिर से बॉक्स में बंद कर देते हैं तो इट बिकम्स अ वोल्ट मीटर। सिमिलर लॉजिक। और ये जो वोल्ट मीटर बनेगा इसमें लिख सकते हैं कि V की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी आई जी इंटू आर प्लस जी। तो हमें कितना R जोड़ना चाहिए, तो R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये फॉर्मूला एक याद रखना है,
फॉर कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर, और ये जो वोल्ट मीटर बना है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस है R प्लस जी। आइडियल वोल्ट मीटर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर से कोई भी करंट पास नहीं होना चाहिए। तो करंट पास तभी नहीं होगा जब आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा। देखो ध्यान से बताओ। ठीक है, देखो उसी डीबीपी से करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 98, करो, देखो ट्राई करो। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब हुआ एक तरह से सेंसिटिविटी का मेजरमेंट है ये, ठीक है ना। सेंसिटिविटी क्या होती है, तो सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट यहाँ पे एंगल थीटा है, और इनपुट क्या है, इनपुट करंट है। तो जो फिगर ऑफ मेरिट होगा वो सेंसिटिविटी का भी अपोजिट होगा, ठीक है ना, कि एक डिवीजन के लिए कितना एम्पियर करंट चाहिए। कितना आएगा, ये निकाल लिया होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए फिगर ऑफ मेरिट के बारे में। फिगर ऑफ मेरिट जैसे यूनिट दिख रही है ना, यूनिट देखो ध्यान से, यूनिट लिखा हुआ है एम्पियर पर डिवीजन। मतलब वो ये जानना चाहता है कि एक डिवीजन के लिए कितना एम्पियर उसमें करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है ना। एक डिवीजन को वो 1 डिग्री मान रहा है क्योंकि कुछ और तो दिया नहीं है। ठीक है ना, तो सीधे सीधे अगर हम इसका फिगर ऑफ मेरिट निकालेंगे तो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब हो जाएगा कितना करंट, तो 6 मिली एम्पियर का जो करंट है वो 2 डिग्री का डिवीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका फिगर ऑफ मेरिट बन जाएगा 3 मिली एम्पियर पर डिग्री, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर डिवीजन। अब ये बात लिखी नहीं है बट ये अंडरस्टूड है कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री। फिगर ऑफ मेरिट का तुम ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो सेम एज लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे इसको, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है, बताओ। यस सर। और सर हाँ बोलो बोलो। सर ये सेंसिटिविटी वाले फॉर्मूला में हम लोगों ने थीटा बाई आई किया है, और इस हाँ। क्वेश्चन में आई बाई थीटा किया है। थीटा बाई आई और तो सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी पूछेगा तो थीटा बाई आई करना, मैंने बता दिया इसको अभी, बस ये है। सेंसिटिविटी अच्छा, थोड़ा ना पूछा है उसने। ओके सेंसिटिविटी सर। इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, कि 1 एम्पियर करंट में कितना डिवीजन आ रहा है, तो वो सेंसिटिविटी हो गई। यस सर। मेरिट का मतलब लीस्ट काउंट हो गया। देखो यस नेक्स्ट, सर। देखो कह रहा है कि पहले केस में गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है 0 से 1 वोल्ट की वोल्ट मीटर में R1 का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। तो इसका मतलब ये होगा, ध्यान से देखना, कि R1 का रेजिस्टेंस
और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, ये दोनों मिला के इनका जो रेंज है वो 1 वोल्ट का है। मतलब कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम 1 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसको 2 वोल्ट पे कन्वर्ट करना है तो हम देखो ये तो चाहेंगे ना कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 1 ही वोल्ट रहे, तो हमें इसके साथ में कितना रेजिस्टेंस और ऐड करना चाहिए, आर डैश, सच दैट इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 2 वोल्ट्स हो जाए। तो देखो अगर हम चाहते हैं कि ये 2 वोल्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए, तो यहाँ से तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आर डैश होना चाहिए वो R1 प्लस जी के इक्वल होना चाहिए। बस बोलो, बताइए, क्लियर है? क्लियर है? एक और देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये 75। देखो इसको करो ट्राई। देखो इसमें क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स स्केल एंड हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो हम गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं क्योंकि 50 डिवीजन है और पर डिवीजन 20 माइक्रो एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 20, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर सबसे पहले तो। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर के 1000 माइक्रो एम्पियर आएगा IG। हाँ 1000, सॉरी 1000 माइक्रो एम्पियर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सपोज 1 मिली एम्पियर। और वी मैक्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 मिली वोल्ट, या इसको बोल सकते हैं 0.1 वोल्ट्स। तो ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। अब कह रहा है कि इट इज टू बी कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर विथ 3 रेंजेस, यानी 0 से 2, 0 से 10 और 0 से 20। तो पहली वाली रेंज के लिए देखते हैं, अगर 0 से 2 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना है। तो R1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन आई जी माइनस जी, क्यों भाई, तो V की वैल्यू है 2, IG की वैल्यू है 10 पावर माइनस 3, ध्यान से देखना, और माइनस जी का मतलब हो गया 100, तो ये कितना आएगा, क्या ये 2000 माइनस 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 1900, यानी R1 तो 1900 हो गया। तो आंसर ए बनेगा या डी बनेगा, और चलो अगला चेक करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, वो जो उसमें रीडिंग का वो जो उसमें टर्मिनल दिए हुए हैं ना, तो जब 0 और 10 यूज करेंगे तो R1 R2 दोनों आ रहे हैं सीरीज में, तो एक्चुअली हमको ऐसे लिखना चाहिए कि R1 प्लस R2 विल बिकम V की जगह आएगा 10 अपॉन IG मतलब 10 पावर माइनस 3 माइनस जी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो भाई 9900, तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा, 9900 में से 1900 और हटा दो, तो ये आ जा रहा है 8000, क्यों भाई, तो इसका मतलब है फिर डी सही आ रहा है। R3 भी निकाल के देखना है, हो गया, मतलब अब तो क्वेश्चन तो हो ही गया। यस सर, हो गया। तीसरी इक्वेशन हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 पावर माइनस 3 माइनस 100, तो यहाँ से आपको R3 मिल जाएगा। तो ये एक जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये एक तरह से मल्टी रेंज एमीटर और वोल्टमीटर हो गया, मल्टी रेंज एमीटर और वोल्टमीटर। देखो बताओ कहीं डाउट है तो। इसी पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, देन इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड मेजरमेंट
ऑफ अ रेजिस्टेंस यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर। जैसे कि अभी आज एक क्वेश्चन भी देखा था हम लोगों ने, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन बोलेगा या फिर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग वोल्ट मीटर एमीटर, एक ही मतलब है, ठीक है। लेकिन ये काम जो है दो तरह से हो सकता है, मतलब दो अलग अलग सर्किट इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। देखो बेसिक बात तो उतनी ही है, बेसिक बात ये है कि एमीटर को हमें यूज करना है सीरीज में और वोल्ट मीटर का यूज करना है हमको पैरेलल में, ठीक। बट ऐसा करते हुए भी दो अलग अलग सर्किट बनाए जा सकते हैं। देखना कैसे, जैसे मान लेते हैं ये एमीटर हो गया, बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, और इधर वोल्ट मीटर हो गया। देखो एक सर्किट तो ये बनाया जा सकता है और दूसरा सर्किट बनाया जा सकता है, इसी को कॉपी करते हैं पहले तो। जरा बताओ कि दोनों सर्किट में क्या फर्क है? हम्म, क्या लगता है, दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम ही हैं? हम्म, दोनों सर्किट्स में क्या फर्क है, दोनों अलग अलग हैं या सेम है? हम्म, देखो इस केस में क्या होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर है वो आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं का मतलब है कि उनमें कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम लोग करंट मेजर करेंगे तो करंट तो मेजर होगी टोटल करंट, जबकि वोल्ट मीटर से जाने वाला करंट I2 अलग होगा और रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट I1 अलग होगा। हाँ, हालांकि जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो रीडिंग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की ही होगी, क्योंकि वो वोल्ट मीटर डायरेक्टली उसके अक्रॉस लगा हुआ है। लेकिन सेकंड केस में अगर ये करंट I है तो इसमें से जा रही है करंट I1, इसमें से जा रहा होगा करंट I2। तो इस केस में एमीटर रीडिंग तो सही देगा, लेकिन जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, दोनों वोल्टेजेस का सम होगा वो, एक तरह से, ठीक है ना। दोनों में क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेजर्ड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस मेजर्ड होगा वो होगा वोल्टेज अक्रॉस इट अपॉन करंट ऑफ एमीटर, ठीक है। जबकि ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ट्रू वैल्यू तो तब होती जब हम लोग वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते और करंट भी हम रेजिस्टेंस का लेते। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, मेजर्ड रेजिस्टेंस, तो मेजर्ड रेजिस्टेंस इस केस में आएगा निकल के वोल्टेज पूरा हो जाएगा V1 प्लस V2 और अपॉन करंट थ्रू एम्पियर यानी कि I1। जबकि ट्रू वैल्यू क्या होती, तो ट्रू वैल्यू जबकि होनी चाहिए थी कि वोल्टेज हमें सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता और करंट भी हमको रेजिस्टेंस के से पास होने वाला मिलता। तो कहने का मतलब दोनों ही जो सर्किट हैं वो हमें थोड़ा बहुत एरर देंगे। बताओ इस एरर को हटाने का कोई तरीका है? क्यों भाई, इस एरर को हटाने का कोई तरीका है? बोलिए।
अच्छा, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सही है, क्या लगता है, यही बताओ। दोनों सर्किट्स में से कौन सा सर्किट तुम्हें लग रहा है ज्यादा ठीक है? सर पहला वाला। आवाज नहीं आ रही। पहला वाला क्यों? तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि तार कम होता है, ज्यादा होता है, इसलिए होता है कुछ। देखो एक्चुअली क्या है ना, दोनों ही सर्किट्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, ये बात तो समझ में आई गई सभी को। अब दोनों में से कौन सा सर्किट हमको प्रेफर करना चाहिए, ये बात डिपेंड करेगी कि जो रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है वो क्या है। वो रेजिस्टेंस हाई है, उसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के आसपास है, या वो रेजिस्टेंस लो है, उसका रेजिस्टेंस एमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला सर्किट है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी प्रेफर्ड व्हेन R इज लो। और ये वाला जो सर्किट है इसको हम लोग प्रेफर करेंगे प्रेफर्ड व्हेन R इज हाई। देखो समझने के लिए बताता हूं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एमीटर का रेजिस्टेंस है सपोज 1 एम्पियर, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है सपोज 1000 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस हम मेजर करने वाले हैं उसका वैल्यू है 0.5 ओम। अब तुम ये बताओ कि अगर हम 0.5 ओम का रेजिस्टेंस और एमीटर इन दोनों को इस सर्किट में यूज कर लें, मतलब ये वाली जो रीडिंग है ये हम इस सर्किट में अगर यूज करेंगे तो एरर बहुत ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि ये है 1 ओम और ये है 0.5 ओम, तो हमें वोल्टेज चाहिए था 0.5 के अक्रॉस, और वोल्टेज निकल के आएगा 1.5 के अक्रॉस। तो एक तरह से तुम देखो तो 3 टाइम्स एरर हो जाएगा ना, अगर हमने ये वाला सर्किट यूज किया तो इन वैल्यूज के साथ। क्यों भाई? लेकिन अगर हम इन वैल्यूज के साथ ये वाला सर्किट यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एमीटर है 1 ओम और रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है 1000 ओम। अब ऐसे सोचो कि हमको करंट चाहिए 0.5 में कितनी जा रही है, और करंट निकल के आएगी कि 0.5 और 1000 में दोनों में कितनी है। तो 0.5 के कंपैरिजन में 1000 से जाने वाली जो करंट होगी वो निग्लिजिबल होगी। यानी इस केस में क्या होगा कि जो आई की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट I1 के इक्वल आएगी, यानी एरर्स लो रहेंगे। होगा ऐसा? बताइए। यस सर। और ये वाला सर्किट कब प्रेफर करना चाहिए? तो देखो अगर रेजिस्टेंस एमीटर का 0.1 है, वोल्ट मीटर का सपोज 1000 है, और हम लोग मेजर जो कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर 500 ओम है, अब अगर तुम ये वाली वैल्यूज इस सर्किट में लगा दोगे तो ज्यादा एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों आ जाएगा ज्यादा एरर? क्योंकि 1000 वोल्ट मीटर और 500 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो गए तो सब्सटेंशियल चेंज आएगा। लेकिन अगर हम ये वैल्यूज यहां लगाते हैं तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 500 है, उसके साथ अगर हम एमीटर जोड़ भी देते हैं 1 ओम का तो 500 और 501 इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक्चुअली दोनों ही सर्किट सही है। हाँ, डिपेंड करेगा कि हमें जो आर मेजर करना है वो किस रेंज में है। बताइए, क्लियर है? बोलिए। और अगर हमें ओम्स लॉ वेरीफाई करना हो तो ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसके साथ में एक रियोस्टैट लगा देते हैं। तो ये रियोस्टैट से क्या होता है, इस रियोस्टैट से हम कंटिन्यूअसली वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे और देखेंगे कि V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट निकल के आएगा, और उसी का जो ग्राफ का स्लोप बनेगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इट बिकम्स ओम्स लॉ मेजरमेंट, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। क्लियर है? बोलो। बताइए, कोई डाउट है तो। ठीक है, नोट कर लिया? सर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड
meter bridge, and meter bridge is used to measure resistance. Meter bridge is used to measure resistance. और मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्यों भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज से। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 रेजिस्टेंस तो एक लूप में होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, या इसको बी बोल देते हैं, पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, और इसको फिर हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से। ठीक है, रेजिस्टेंस ले लेते हैं सब, लेट से ये हो गया P, Q, R and S, and suppose S is unknown resistance and R is a known resistance। ठीक है, मीटर ब्रिज देखने में कैसा है, ये रहा मीटर ब्रिज, देखो, ठीक है, जिसमें R हम लोगों ने एक नोन रेजिस्टेंस लिया है और S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। मीटर ब्रिज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, ठीक है, और 1 मीटर लेंथ का एक ये वायर है, ठीक है, और इस वायर का भी अपना एक हायर रेजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टिविटी का एक ये यूनिफॉर्म वायर है। तो इस वायर में बीच में जो वो गैल्वेनोमीटर से की जुड़ी हुई है पॉइंट डी पे, वहां से लेके वहां तक, यानी ए से लेके डी तक एक और रेजिस्टेंस बनेगा और डी से लेके सी तक एक दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। अच्छा, इनके जो रेजिस्टेंसेज होंगे वो L1 और 100 - L1 के प्रोपोर्शनल आएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें सिंपली क्या चाहिए होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें रेशियो ही चाहिए होता है, तो वो रेशियो आसानी से निकल आएगा। तो प्रोसेस बहुत सीधा सा है, हम लोग एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, अननोन कनेक्ट करते हैं, और इस मूवेबल की को, इसको हम लोग जॉकी भी बोलते हैं, और इस जॉकी को इस वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे हमको नल कंडीशंस मिल रही है। नल कंडीशंस का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो हमको 0 मिल रही है। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जिस पॉइंट पे 0 मिलेगी उस पे बोल सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। ध्यान से देखो, क्या ये और ये सर्किट सेम दिख रहा है तुमको? जो मीटर ब्रिज में बना हुआ है और जो इधर बना हुआ है सेम ही है ऑलमोस्ट, क्यों? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस अगर हम लोग AD का लिखेंगे तो उसको लिखेंगे रो L1 अपॉन A, और रेजिस्टेंस अगर हम लोग DC का लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो 100 - L1 अपॉन A। रेजिस्टेंस जो AD का है इसको हम लोगों ने फिगर में P दिखाया हुआ है, और रेजिस्टेंस जो DC का है इसको हम लोगों ने फिगर में Q दिखाया हुआ है। तो अंडर नल कंडीशंस, नल कंडीशंस का मतलब है कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो उस केस में लिख सकते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ से आ जाएगा S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। तो Q अपॉन P की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 100 - L1 अपॉन L1 और इंटू R। R अननोन रेजिस्टेंस है, L1 मेजर करेंगे, R मालूम है, वैल्यू रख देंगे तो S निकल आएगा। बस एक्सपेरिमेंट तो बहुत सीधा सा है, और बट है बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटर ब्रिज। ठीक है ना, इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो और नोट कर लो।
फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे और रियोस्टैट is connected in galvanometer branch which is kept maximum during the start and gradually it is made zero as we approaches towards null point. As we approaches towards null point. तो जरा मुझे कोई बताएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे एक रियोस्टैट जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर ब्रांच में, और ये रियोस्टैट को शुरुआत में हम लोग मैक्सिमम रखते हैं जब हम लोग नल पॉइंट ढूंढना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग नल पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे इस गैल्वेनोमीटर इस रियोस्टैट का जो रेजिस्टेंस है उसको कम करते जाते हैं। फाइनली जब हम लोग नल पॉइंट पे होते हैं तो रियोस्टैट 0 होना चाहिए। तो ये इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा करते हैं? बताइए। कोई बताएगा रीजन इसका? क्यों भाई? देखो इसका रीजन जो है वो बहुत सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि देखो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बिना रियोस्टैट के तो कभी यूज ही नहीं करते हैं, ऐसे समझ लो। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेंज होता है बहुत कम, मिली एम्पियर का रेंज होता है। अभी तुम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा भरोसा नहीं कि उसको कहाँ टच कर रहे हो, कहीं पे भी टच करोगे तो क्या होगा कि जब तक नल पॉइंट नहीं आता है तब तक तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच से करंट पास होगा, और अगर वो करंट उसके मैक्सिमम करंट से ज्यादा हो गया तो वो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो बर्न हो सकती है, और अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल बर्न हो गई तो फिर तुम्हें लगेगा कि हर जगह नल पॉइंट आ रहा है क्योंकि वो परमानेंटली 0 हो गया है। तो एक तरह से गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हैवी रेजिस्टेंस जरूर लगा के रखते हैं। अब होता क्या है कि जब हम वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हैवी लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट वैसे ही 0 होने लगेगा, तो भी हमको लगेगा कि नल पॉइंट यार हर जगह आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते करते थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट ये कि शुरू में हम उसको ज्यादा रखते हैं और मूवेबल की को अलग अलग जगह टच करते हैं, लेकिन अगर हमको बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है तो हम रियोस्टैट वाली ब्रांच को रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर देंगे, जिससे हमको हमको डिफ्लेक्शन मिलना भी चाहिए और वो मैक्सिमम से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे समझ लो। और जितना हम लोग नल पॉइंट के पास जाएंगे करंट का वैल्यू कम होता जाएगा, तो रियोस्टैट का भी हम कम करते जाएंगे जिससे हमको डिफ्लेक्शन दिखता रहे। फाइनली जब नल पॉइंट पे पहुंचेंगे तो डिफ्लेक्शन उसका 0 होना चाहिए और रियोस्टैट भी 0 होना चाहिए, जिससे कि रियोस्टैट की वजह से 0 करंट ना हो, नल पॉइंट की वजह से 0 करंट हो। बताइए ये पॉइंट क्लियर है? क्यों भाई? Then second point is accuracy in the experiment is maximum when null point is obtained near midpoint of वायर AC। एक ये बात ध्यान रखना, एरर्स जो होंगे वो इस केस में मिनिमम बनेंगे अगर वो जो नल पॉइंट आता है वो मिड पॉइंट पे आता है। तो मतलब मिड पॉइंट पे तो क्या आएगा, मतलब नजदीक होना चाहिए उसके। अगर मान लो 20 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, तो फिर हमें नोन रेजिस्टेंस को थोड़ा चेंज करना होगा जिससे वो अननोन और नोन की वैल्यू सेम रहे, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि एरर मिनिमम होते हैं भाई, इतना थोड़ा एरर इधर आएगा थोड़ा एरर उधर आएगा, तो उन दोनों एरर्स का जो रेशियो है वो मिनिमम तब बनेगा जब वो रेशियो जो है नियरली 1 के बराबर होगा। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना है। और एक थर्ड पॉइंट और है इसमें, कॉल्ड एंड करेक्शन। ठीक है, एंड करेक्शन क्या है?
देखो कई बार क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जो वायर एसी है ये हमको अलग से दिया होगा और हमें को वायर एसी को ए पे और सी पे कनेक्ट करना होगा। तो क्या है कि ए पे कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मजबूती से कनेक्ट करने के लिए हम लोग 2-4 राउंड यहाँ घुमा देते हैं, 2-4 राउंड यहाँ घुमा देते हैं। अब वो जो 2-4 राउंड हमने यहाँ घुमा दिए हैं, क्या वो रेजिस्टेंस तो काउंट हो ही गया ना। और इसी तरह इस पॉइंट पे भी हमने 2-4 राउंड घुमा दिए अच्छे से, तो वो रेजिस्टेंस तो काउंट हो ही गया। तो वो सर्किट में तो काउंट हो रहा है लेकिन हमारे इक्वेशन में नहीं आ रहा है। तो इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं एंड करेक्शन। तो अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम है, एक्सपेरिमेंट होने के बाद हम वायर खोल लेंगे और देखेंगे कि उसका ट्विस्टेड पार्ट कितने लेंथ का है। तो वो हो जाएगा अल्फा लेफ्ट हैंड साइड पे, वो जाएगा बीटा राइट हैंड साइड पे। तो बताओगे कि इक्वेशन में क्या चेंज करना चाहिए। अब हम लोग क्या लिखना चाहिए, एस अपॉन आर की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 100 माइनस L1 प्लस बीटा, बीटा उधर ऐड करेंगे, और L1 प्लस अल्फा, अल्फा इधर ऐड करेंगे। देखो बताओ, क्लियर है ये एंड करेक्शन वाली बात, बताइए। सर जी। हाँ सर मैसेज तो आपने दे दिया, क्या आप क्वेश्चन बताएंगे लास्ट में? हाँ, इसमें कोई डाउट है पहले बताओ, जितनी बातें अभी मैंने मीटर ब्रिज से रिलेटेड बताई हैं। सर एंड करेक्शन बता दीजिए एक बार और। एंड करेक्शन में मैंने ये बोला है कि क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई बार क्या होगा कि ये वायर एसी पहले से कनेक्ट होगा 1 मीटर का वायर, और कई बार हमको वायर दिया जाएगा और हमें कनेक्ट करना होगा। तो हम लोग जब यहाँ कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे स्क्रू रहता है, उस स्क्रू में लपेटते हैं वायर को। तो वो जो हमने एक्स्ट्रा लेंथ लपेट दी है ना, वो तो काउंट हुई नहीं यहाँ पे, ये तो 100 दिख रहा है सामने, बट ये जो एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पे लपेट दी है और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पे लपेट दी है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एंड करेक्शन। क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तब तो ये काउंट हो गई ना एक तरह से। तो अब इसको काउंट कैसे किया जाए जिससे एरर हमारे ना आए। तो जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, 2 4 5 10 हमने रीडिंग ले लिए हैं, उसके बाद हम ये स्क्रू ओपन करेंगे और ये जो वायर है इसको सीधा कर देंगे, ट्विस्टेड है सीधा कर देंगे कि इसका लेंथ क्या है। तो अगर इसका लेंथ इधर लेट से इधर आ गया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह से, तो वो 2 सेंटीमीटर हमें L1 में जोड़ना चाहिए और 3 सेंटीमीटर हमें L2 में जोड़ना चाहिए। तो वही काम किया है यहाँ पे, बोलिए क्लियर है। यस सर। देखो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मीटर ब्रिज के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, जेईई मेन में भी एडवांस में भी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें करो क्वेश्चन ये जो आया हुआ है 86, आंसर इसका 40 सेंटीमीटर आना चाहिए। बताना है मुझे या हो गया, बोलो। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट देखो एक और 17 नंबर, नेक्स्ट देखो सेवनटीन देखिए। इसमें देख लो अगर नहीं हुआ तो, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट S इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, R इज अ रेजिस्टेंस वायर, it is found that balancing length is 25 centimeter. If R is replaced by a wire of half length and half diameter and same material, then L will be। तो देखो अगर हम लेंथ हम लोग हाफ कर रहे हैं और डायमीटर हाफ कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से R की जो वैल्यू है
आर की वैल्यू क्या ट्वाइस हो जाएगी क्यों भाई? भाई लेंथ हाफ होगी और एरिया 1/4 हो जाएगा, तो रो एल बाई ए के हिसाब से एरिया अगर 1/4 हो रहा है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन ये बनेगी कि R अपॉन S इज इक्वल टू 25 अपॉन 100, 25 अपॉन 75 कर लो, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन होगी 2R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। देखो तो इन दोनों से सॉल्व होके आता है क्या? L का वैल्यू 40 सेंटीमीटर। क्यों भाई, कोई डाउट किसी को? बताओ। देखो नेक्स्ट देखो 17 नंबर। 60 ओम। ठीक है, यस सर। 17 का आंसर बी आना चाहिए। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ अ 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1 द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। अब देखो R1 के साथ अगर हम 10 ओम और जोड़ रहे हैं तो एक तरह से R1 की वैल्यू बढ़ गई ना, क्यों? तो वो जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर वो किधर किस तरफ शिफ्ट हुई होगी, राइट में या लेफ्ट में, ये तो सोचना पड़ेगा। क्यों भाई, तो वो राइट में ही शिफ्ट हुई होगी, तो ये 50 अपॉन 50 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 प्लस 10 सच दैट नल पॉइंट शिफ्ट्स बैक टू इनिशियल पोजीशन। यानी अगर हम R1 प्लस 10 के साथ कोई और रेजिस्टेंस भी लगा दें तो पहले इन दोनों से क्या R1 R2 निकल आता है? तो भाई इन दोनों से R1 R2 आ जाता है क्या? यस सर सर। R1 20 ओम, R2 30 ओम। 20 ओम एंड 30 ओम। तो इसका मतलब है कि R1 प्लस 10 जो है वो है 30 ओम और R2 की वैल्यू भी 30 ओम है। अब कह रहा है कि R1 प्लस 10 के साथ कितना रेजिस्टेंस हम पैरेलल में और जोड़ दें जिससे कि रेशियो फिर से 40:60 हो जाए। तो मान लेते हैं कि हम x ओम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 30x अपॉन 30 प्लस x डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू फिर से 40/60 हो जाए। तो यहाँ से हमको x निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर से यही बात है कि जो जो बातें कहता जा रहा है सॉल्व करते जाओ। x कितना आता है यहाँ से, x की वैल्यू 60 ओम आ जाती है। देखो अब देखो कुछ क्वेश्चन में कुछ तो चेंज करेगा ही ना, तो कुछ ना कुछ चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है। तुम देखो ध्यान से, तो पहले कंडीशन में 40:60 था, बाद में इसको 10 बढ़ा दिया तो 50/50 हो गया। तो इससे हमें R1 R2 मिल गए। तो R1 प्लस 10 लगा हुआ है तो R1 प्लस 10 30 है। तो 30 के साथ अगर हम x लगा दें जिससे कि अपॉन 30 का वैल्यू 40/60 फिर से हो जाए, ये कह रहा है। कर लिया सभी ने, बताइए। एक और करो, देखो ये IIT का क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो। देखो ये भी एंड करेक्शन का है सीधे सीधे। तो हम लोगों को करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x अपॉन 10 जब हम लोग लिखेंगे ना तो एक तरफ से है 52, तो लेकिन 52 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 52 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे अपॉन 48 सेंटीमीटर में भी 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू क्या आती है? 10.6। हम्म 10.6।
10.6 ओम आ रही है। बताइए आ रहा है ये आंसर, नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? एंड करेक्शन भी क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी इसमें एक इंस्ट्रूमेंट और बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर है, हालांकि छोटा सा ही, बट अगेन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलो फिर उसको कल करेंगे।